नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आ गए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अवैध कब्जे की शिकायत आप कैसे कर सकते हैं। वैसे तो बहुत से यूट्यूबर इस मैटर बनाकर डालते हैं कि कानून के द्वारा ये नियम पास हुआ है, कानून के द्वारा वो नियम पास हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो नियम पास हुआ है, लेकिन विस्तार से आपको इस प्रकार से कोई नहीं बताएगा जिस प्रकार से मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। ये पहली ऐसी वीडियो होगी कि जिसके आधार पर आपको पता चलेगा कि अगर आपकी भूमि के ऊपर किसी के द्वारा कब्जा किया गया है तो ऐसे कब्जे की शिकायत आप कैसे करें तुरंत, और वहाँ से आपको तुरंत फ़ायदा मिलेगा और आपकी भूमि से कब्जा जल्द ही हट जाएगा। तो चलिए वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं। आपका कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे आप लोग लिख सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा और जवाब भी दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आपको बता दूं कि अवैध कब्जा एक गैरकानूनी गतिविधि है और इसे पीड़ित व्यक्ति यानी भारतीय कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत यानी मांग कर सकते हैं। अवैध कब्जे के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए आपको कहां पर जाना चाहिए, मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको विस्तार से बता दूं। सबसे पहले अगर आपकी भूमि पर कब्जा हुआ है तो पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी के पास आप उसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और अभी हाईकोर्ट के द्वारा एक निर्णय भी दिया गया है कि अगर ज़मीन से जुड़े विवाद को लेकर पुलिस ये कहती है कि ये मामला ज़मीन से जुड़ा हुआ है तो उसे मना करती है तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कब्जाधारी को कब्जा करने में ऐसे मदद मिलती है। पुलिस को उसकी शिकायत दर्ज करनी चाहिए। सबसे पहले आपको शहर के यानी कि पुलिस अधीक्षक यानी एसपी के पास एक लिखित शिकायत दर्ज करनी होगी। अगर आपकी भूमि पर कब्जा हो जाता है, वहाँ पर यानी कि संपत्ति जहाँ पर स्थित है वहाँ के एसपी के पास आपको शिकायत करनी होगी और आपको अपनी समस्या को स्पष्ट यानी कि संक्षेप व्यक्त करना होगा कि किस प्रकार से आपकी भूमि पर कब्जा हुआ है और संभावना है हो सकता है यानी आपकी भूमि के ऊपर, और पुलिस शिकायत को स्वीकार करेगी और आपको सहायता प्रदान करेगी। ऐसा नहीं है कि आपको पुलिस ये कह देगी कि नहीं आपकी भूमि का मामला है और आप इसकी कहीं और जाकर न्यायालय में जाइए, ऐसा नहीं है। पुलिस शिकायत को स्वीकार भी करेगी और आपको सहायता भी प्रदान करेगी। यदि एसपी शिकायत को स्वीकार करने में विफल रहते हैं तो यानी संबंधित अदालत के व्यक्तिगत शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर एसपी इस प्रकार की शिकायत आपकी नहीं भी ले रहा है तो आप यानी कि आपका जो न्यायालय है उसमें जाकर उस व्यक्ति के खिलाफ तुरंत आप शिकायत भी कर सकते हैं। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि पुलिस में एफआईआर दर्ज कराएं तो बहुत ही बेहतर है और आपको इसके बारे में पुलिस शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। और आपको भविष्य में संदर्भ के लिए यानी कि एफआईआर की एक प्रति सुरक्षित रखें अगर आपकी एफआईआर हो जाती है। यानी कि अधिकारी दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 145 के तहत यानी कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगे और अवैध कब्जे को हटाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। यानी कि धारा 145 के आधार पर, धारा 117 के आधार पर, धारा 24 के आधार पर आपको कब्जे के वापस लेने में बहुत ही आसानी होगी। और वरिष्ठ राहत अधिनियम धारा 5, धारा 6 के तहत भी आप इसकी मांग कर सकते हैं। यानी कि इस प्रकार से आपको इतने विस्तार और सरल तरीके से आपको कोई भी नहीं यूट्यूबर आपको बताएगा। और सच बताऊं तो कब्जे से पीछा छुटाने के लिए यही प्रक्रिया आपको अपनानी पड़ेगी। यानी कि वरिष्ठ राहत अधिनियम की धारा 5 और 6 के तहत व्यक्ति को उसकी संपत्ति से बेदखल करने वाले यानी कि पिछले कब्जे और बाद में अवैध कब्जे को साबित करने में आपका अधिकार वापस लेने की अनुमति है। और यदि आप इस संबंध में सही और पर्याप्त सबूत मिलते हैं तो यह कानूनी प्रक्रिया आपको संपत्ति के अधिकार की रक्षा में मदद कर देगी और आपका तुरंत वहां से 2 या 4 दिन के अंदर ही कब्जा वहां से यानी कि हट जाएगा। इसी तरह से यानी कि अवैध कब्जे के खिलाफ शिकायत करने के लिए विभिन्न कानूनी प्रावधान और भी हैं, यानी कि जिसे आप अपना सकते हैं। आपकी समस्या को संबंधित प्राधिकरणों के सामने सही ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं और आपको अपने यानी संपत्ति के अधिकार की सुरक्षा मिल जाती है। यानी कि इसी के अंदर धारा 441 यानी कि क्रिमिनल ट्रेसपास, इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि जब किसी व्यक्ति की भूमि पर कब्जा होता है तो वो व्यक्ति हर एक नियम को जानने की कोशिश करता है और YouTube पर सर्च मारता है, लेकिन इस प्रकार की उसे वीडियो बिल्कुल भी नहीं मिलती है। अब जान लेते हैं कि धारा 441 क्रिमिनल ट्रेसपास क्या है। धारा 441 भारतीय दंड संहिता में
यानी आपराधिक अतिचार क्रिमिनल ट्रेसपास को परिभाषित करता है। और आपको बता दूं कि इस धारा के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य कब्जे वाली प्रॉपर्टी में प्रवेश करता है, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है और वो आपकी प्रॉपर्टी में यानी प्रवेश करता है, तो यह क्रिमिनल ट्रेसपास से अपराधी कहलाएगा। और साथ ही यानी कि इस धारा में यानी कि व्यक्ति किसी भी ऐसे कब्जे वाले व्यक्ति को या तो धमकाता है और अपमान करता है या फिर परेशान करता है, तो उसे क्रिमिनल ट्रेसपास के अंतर्गत देखा जाता है। और इसे यानी कि इसी प्रकार की संपत्ति यानी प्रवेश करने की क्रियावन भी कहा जा सकता है। यानी कि धारा 441 क्रिमिनल ट्रेसपास के आधार पर भी आप उस व्यक्ति के खिलाफ यानी कि मुकदमा दायर करा सकते हैं। अगर मुकदमा दायर होता है और इस प्रकार के सामने आपके अपवाद आते हैं तो उस पर धारा 441 का यानी कि धारा लगेगी और उस व्यक्ति को यानी कि भारतीय दंड संहिता की आपराधिक अतिचार यानी क्रिमिनल ट्रेसपास के आधार पर ही उसके खिलाफ इस प्रकार की धारा लगेगी। अब बात करते हैं धारा 425 यानी कि बदमाशी। अगर कोई व्यक्ति बदमाशी दिखाकर आपकी भूमि पर कब्जा करता है तो उसके खिलाफ धारा 425 यानी कि बदमाशी और धारा 425 भारतीय दंड संहिता में धारा बदमाशी से संबंधित है, धारा 425। इस धारा के अंतर्गत जो व्यक्ति इस इरादे से या फिर यह जानते हुए कि वह यानी कि पब्लिक या किसी अन्य व्यक्ति को यानी गलत तरीके से हानि या नुकसान पहुंचाता है, तो किसी प्रॉपर्टी को बर्बाद करता है, तो किसी संपत्ति या स्थिति में इस तरह के किसी भी बेदखली का कारण बनता है या फिर उसे बर्बाद या फिर उसका मूल्य उपयोग कम करता है, तो ऐसे बदमाशी करने कहा जाता है ऐसे कार्य को। और बदमाशी से संबंधित अपराध यानी कि दंडित किए जाने पर व्यक्ति कानूनी रूप से यानी कि कारावास या का भुगतान कर सकता है और वह जुर्माने के लिए उत्तरदायी भी होगा। और इसी के साथ साथ धारा 420 क्या होती है कि धोखाधड़ी और बेईमानी यानी संपत्ति की सुपुर्दगी। यानी कि धारा 420 भारतीय दंड संहिता में धोखाधड़ी और बेईमानी यानी कि धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की दुरुपयोगी और उससे संबंधित यानी इस धारा के अंतर्गत जो व्यक्ति धोखा देता है और धोखे का शिकार व्यक्ति कोई किसी संपत्ति में यानी किसी व्यक्ति को देने के लिए प्रेषित करता है या एक कीमती प्रतिभूति के पूरे या किसी हिस्से को बनाने में यानी बदलने में, नष्ट करने के लिए या किसी भी जिस पर हस्ताक्षर किया गया है, मोहर लगी है, जो भी उसकी कीमती प्रतिभूति बदल सकता है, तो ऐसी अवधि के लिए यानी कारावास दंडित किया जाएगा। और ऐसे यानी कि 7 साल तक भी बढ़ाया जा सकता है अगर कोई व्यक्ति धोखाधड़ी या सुपुर्दगी, आपने किसी को भूमि दी और वो व्यक्ति उसकी सुपुर्दगी में उसके नकली कागज़ बनाकर या मोहर बनाकर या इस प्रकार के कागज़ बनाकर अपने नाम पर करता है, तो ये धोखाधड़ी है। इसके ऊपर धारा 420 यानी कि अंतर्गत वो व्यक्ति का अपराध आता है। इसी प्रकार से आप अपनी जो भी भूमि है उसकी सबसे पहले ऐसी जगहों पर जाकर शिकायत कर सकते हैं और तब आपको वहां से जिसने आपकी भूमि पर कब्जा किया है उस व्यक्ति को वहां से बेदखल किया जा सकता है। अगर आप ये सोचते हैं कि हट जाएगा तो इस प्रकार से व्यक्ति नहीं हटता है और पता चलता है कि बाद में उसे पूरे 12 वर्ष हो जाते हैं, तो यहाँ पर लिमिटेशन एक्ट 1963 के आधार पर 12 साल तक अगर आप उस व्यक्ति के खिलाफ यानी न्यायालय में नहीं गए या जिस प्रकार की प्रक्रिया मैंने इस YouTube चैनल के अंदर इस वीडियो के अंदर बताई है नहीं करते हैं, तो 12 साल के बाद जिस व्यक्ति ने उस भूमि पर कब्जा किया है तो वो व्यक्ति भी उस भूमि का मालिक ही कहलाएगा। तो वीडियो कैसी लगी है, वीडियो को लाइक करें और आपका भी कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे लिखें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।